गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। तो आज हम इंटीग्रेटेड बीएड और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर क्लास का टॉपिक करने जा रहे हैं। जो कॉलेज के अंदर क्लासें रेगुलर लग रही थी उसके समय वहाँ पर कुछ सिलेबस करवा दिया गया था। उसके बाद जो बाकी सिलेबस रहता है वो ऑनलाइन वीडियो के माध्यम तक से आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो जो कुछ कारणवश या कोरोना के काल या कोविड-19 के कारण छुट्टियां हो चुकी है, कॉलेज अवकाश रह गया है, तो इसके अनुसार जो टॉपिक बकाया था, सिलेबस बकाया था, उसमें आज हम टॉपिक करना चाहते हैं अध्यापक की भूमिका, जो रोल ऑफ टीचर के अंदर आ जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, अध्यापक एक महत्व मेन बात ये हो जाती है कि बनावट के कारण या सफाई या चिकित्सा के अनुसार वहां पर जो टीचर की क्या भूमिका रहती है समावेशी शिक्षा के अंदर, वहां पर एक कठिनाई बहुत सारी ऐसी हो जाती है और सामान्य बीमारियों तथा जो परिचित होना है उसका भी उसके पास नॉलेज होगा तो अच्छी तरह अपने विद्यार्थियों को बता पाएगा। क्योंकि इसके अनुसार वहां पर दवाई भी प्रकाश या शारीरिक सम्मान तथा शैक्षिक सम्मान का प्रबंधन करना चाहिए ताकि कोई भी विद्यार्थी को जो विशिष्ट बालक है उसको कोई समस्या का सामना न करना पड़े उस संस्था के अंदर। तो ऐसी जो मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक कठिनाइयों के साथ साथ संवेगात्मक कठिनाइयों की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि उसे बालक के वर्तमान तथा जो भविष्य की आवश्यकताओं को पहचानना चाहिए। उसे हम बालकों को समस्या को सुलझाने की शिक्षा के लिए या भविष्य की आवश्यकता को पहचान हमें सकते हैं, क्योंकि रोल ऑफ टीचर के अंदर ये सारी बातें हैं, अध्यापक की भूमिका अंदर ये बातें बताई जाती है। वो एक विचार को मन में लाया जाए या उसके बालकों में माता पिता से भी उसके मिलना चाहिए, क्योंकि उसके जो स्टूडेंट है उसकी कोई समस्या है जो जन्म से है या कुछ साल के बाद में जो अपने संस्था के अंदर वहां पर एडमिशन लेना चाहता है या संस्था के अंदर वो पढ़ाई करता है, तो इसके अभिभावकों के इसके आसपास के जो जिसने डॉक्टर को दिखाया उसकी रिपोर्ट के अनुसार हमें पता चलेगा। तो उसके जो क्लास के समय कक्ष के अंदर वो शिक्षक के द्वारा कुछ न कुछ सीख पाता है, तो उस समय उसकी कोई दिक्कत हो जाती है तो उसका हमें पहले से पता होगा तो इसका इलाज भी वहां पर संभव हो जाता है, क्योंकि एक टीचर की यही भूमिका बनती है। दूसरी बात, दृष्टिबाधित बालक अब सामान्य विद्यार्थियों की कक्षाओं में पढ़ने लगे। इन बालकों के लिए पाठ्यक्रम में थोड़ा सुधार किया जाता है। दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा का उत्तरदायित्व सामान्य शिक्षक और स्रोत शिक्षक दोनों ही है, दोनों का ही होता है। वास्तव में यह उत्तरदायित्व सामान्य सहायता करता है, इसलिए सामान्य शिक्षक को यह ज्ञान तथा कौशल होना चाहिए जो दृष्टिबाधित बालकों को किस प्रकार पढ़ाया जाए, किस प्रकार समझाया जाए, जो अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से उसको समझाया जाए या सप्रेस करने के माध्यम से जो बाधित बालक है, दृष्टिहीन बालक है, उसको सप्रेस करने के माध्यम से उसको समझाया जाए या रेडियो टेप रिकॉर्ड के माध्यम से उसको समझाया जाए तो उसको अच्छी तरह समझ पाता है। एक सामान्य बालक की तरह वहां पर उसको बैठा दिया जाता है, तो एक सामान्य बालक को समझाया जाता है, तो उससे थोड़ा अलग हम दृष्टिहीन जो बालक है, दृष्टिबाधित बालक है, उसको करवाएंगे तो वह अच्छी तरह उसको समझ पाएगा। और दूसरी बात, बाधित बालकों को किस प्रकार पढ़ाया जाए। सामान्यतः शिक्षक को शिक्षा की निम्नलिखित जो बातें हैं उसका बोध होना भी या निर्देश की आवश्यकता जरूरत पड़ती है, जो उसके बारे में हमें इसकी जानकारी होगी तो आसानी से उसको पढ़ सकता है। तो उसके शिक्षक को शिक्षा की निम्नलिखित बातें होती है, जो नंबर 1 कौन कौन सी बातें होती है। नंबर 1 के हिसाब से देखा जाए तो दृष्टिबाधित बालकों को सामान्य विद्यालय में प्रवेश देने से पूर्व जो इसका एडमिशन दिलवाते हैं उससे पूर्व स्रोत शिक्षक से परामर्श करना चाहिए। इनकी शिक्षा के नियोजन हेतु क्या है, इसकी नियोजन हेतु विशिष्ट शिक्षा जो विशिष्ट विधियों व प्रविधियों के निर्देशन की आवश्यकता होती है, इसे अलग अलग विधियों के द्वारा समझाया जाएगा, बहुत सारी प्रविधियों के अनुसार उसको समझाया जाएगा तो उसके अच्छी तरह वो समझ में बातें आ जाती है। इसमें कोई कठिनाई या ऐसा न होने इसके कोई कार्य या
कुछ समय के अनुसार कुछ करवाया गया, उसमें इससे संबंधित समस्या न है। दूसरी बात, दृष्टिबाधित बालकों, जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उसमें शिक्षा ग्रहण करने की भी उतना अधिकार होता है जितना एक सामान्य बालक को है। एक सामान्य बालक को हम जितना शिक्षा के क्षेत्र में ढालना चाहते हैं, उसी तरह ये दृष्टिहीन बाधित बालक है उसको हम डाल सकते हैं, क्योंकि वो सामान्य बालक की तरह इतनी जिज्ञासा रख पाता है वो कि वो सामान्य बालक वो कुछ न कुछ सीख पाता है। तो उसी तरह ही दृष्टि बाधित बालक है वही कुछ न कुछ प्राप्त करना जानता है। और जितना एक सामान्य बालक को है उस सभी को शिक्षा के समान अवसरों की सुविधा संवैधानिक प्राविधान है, उसी तरह ही वह कुछ न कुछ सामान्य विद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व उसकी जानकारी भी होना आवश्यक होती है। नंबर 3, सामान्य शिक्षक। सामान्य शिक्षक, इसके अंदर ये बातें क्या आ जाती है कि सामान्य शिक्षक को दृष्टि बाधित बालकों हेतु शिक्षण सहायक सामग्री की व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक सहायक सामग्री बहुत होती है, 2 स्टूडेंट खुद न लेकर के आगे किस अध्यापक की भूमिका होती है किसकी सहायक सामग्रियों की वह उपलब्धि करवाए। कुछ हम मॉडल करवाते हैं या स्पोर्ट्स वीक का हम अलग से करवाते हैं, या कोई श्यामपट के अलावा या चार्टर के माध्यम से या प्रोजेक्ट्स के माध्यम से जितना भी उसको हम करवाते हैं, या अपने सहायक सामग्री कह सकते हैं, नोटबुक होगी या कोई पेंसिल वगैरह या कोई अलग से उसकी जरूरत होती है, तो उसकी एक अध्यापक की ये भूमिका होती है कि उसको पहले उसको प्रो में उसके बात उपलब्ध करवाइए बातें, और इस दिशा में उसे प्रयासरत रहना चाहिए जो शिक्षण सहायक सामग्री की व्यवस्था करता है उसके अनुसार। और नंबर 4, शिक्षक को सामान्य के अनुसार। नंबर 4, शिक्षक को सामान्य, शिक्षक को सामान्य और दृष्टिबाधित बालकों को अंतःक्रिया हेतु जो अलग अलग अंतःक्रिया होती है प्रोत्साहित करना चाहिए, उनसे संबंधों का बढ़ावा देना चाहिए ताकि उसके कोई समस्या आ रही है कि नहीं आ रही, ये सारी बातें उस पर निर्धारित होनी चाहिए। क्योंकि एक सामान्य बालक है या विशिष्ट बालक है उसको एक तौर पर थोड़ा अलग महसूस जरूर होता है, लेकिन एक शिक्षक का यह भी वहां पर एक रोल बनता है कि सामान्य बालक जो विशिष्ट बालक है, जो दृष्टिबाधित बालक है, उसको रोकना या टोकना या उसके हीन भावना से देखना या उसको अपनी कक्षा के अंदर न आने देना, ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि सभी में समानता होगी तो एक शिक्षक की भूमिका यही बनती है कि अध्यापक का अपने रोल के अनुसार वह कुछ न कुछ वहां पर करवा पाएगा। और 5 नंबर, शिक्षक द्वारा बालकों हेतु, 5 नंबर में क्या जाती है, शिक्षकों द्वारा बालकों हेतु कक्षा में समुचित वातावरण और बैठने की सुविधा का ध्यान रखा जाए, क्योंकि वहां पर जो विशिष्ट दृष्टि बाधित बालक है वहां पर सामान्य बालक की तरह ही उसकी व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, अपने कक्षा की सीटिंग व्यवस्था है। तो वो सारी एक शिक्षक की भूमिका बनती है कि वो अपने वहां पर पूर्ति करा करके रखे ताकि उसको कोई समस्या न आए। और कक्षा में प्रकाश का ध्यान रखा जाए तथा उन्हें आगे की कुर्सियों पर बैठाया जाए। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग समुचित ढंग से किया जाए, श्यामपट पर बड़े अक्षरों में लिखा जाए। 5 नंबर टॉपिक के अंदर क्या बात होती है, जो बड़े बड़े अक्षरों में उसको हम वहां पर करवाएंगे ताकि उसको एक स्पष्ट करके वो देखेगा तो कोई इसकी समस्या नहीं होगी। एक हम उसको प्रोजेक्ट के माध्यम से या आवाज के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से उसको बालकों को अच्छी तरह वो सुनाएंगे कि हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है, हमें कौन सी कक्षा में बैठे, हमें आगे क्या करना है, ये सारी बातें उसको आसानी पूर्वक समझ में आ जाती है। एक सामान्य बालक और दृष्टिबाधित बालक में बहुत सारा अंतर हो जाता है, लेकिन उसमें भेदभाव सामान्य बालक को नहीं समझना चाहिए। आगे 6 नंबर, शिक्षक को सामान्य बालकों से, शिक्षकों को सामान्य बालकों से, इसमें बातें क्या आ जाती है, सामान्य बालकों को कहना चाहिए कि दृष्टिबाधित बालकों की प्रत्येक प्रकार से सहायता करें।
जो सामान्य बालक शरारती होते हैं, कई बार बहुत सारे बालक शरारती मिल जाते हैं अपनी कक्ष के अंदर। अपनी कक्षा के अंदर जैसे 50 विद्यार्थी, इसमें 2-4 विद्यार्थी शरारती मिल जाते, लेकिन उसको अलग अलग भावनाएं पैदा करते हैं या दृष्टिहीन हिसाब से देखते हैं या उसके अलग भेदभाव करते हैं या कोई सहायक सामग्री मानते हैं उसको उपलब्ध नहीं करवाते या कोई उसका पीरियड आ जाता है तो उसमें इसके टीचर के बारे में उसने कुछ न कुछ वहां पर बातें करते रहते हैं। तो इसमें ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। जो बाधित बालकों की प्रत्येक प्रकार की जो भी सहायता होती है कक्ष या संस्था के अंदर, तो सामान्य बालक एक सहायता कर सकता है। एक टीचर का यह भी एक दायित्व बनता है। आगे 7 नंबर कक्षा शिक्षण। 7 नंबर में बातें क्या आ जाती है? कक्षा शिक्षण। कक्षा शिक्षण में अधिकांश शिक्षक हाव भाव संकेतों तथा अशाब्दिक भाषा का उपयोग अधिक करते हैं। अशाब्दिक भाषा का उपयोग अधिक करते हैं। दृष्टिबाधित बालक अशाब्दिक भाषा का लाभ नहीं उठा सकते, तो इसलिए उनकी अभिव्यक्ति शब्दों में भी की जाए कि उसके जो बालकों से कहना चाहिए, दृष्टिबाधित बालक है, प्रत्येक बालक है, इसमें कौन सी समस्या आ रही है, वहां अपनी कक्षा शिक्षण के दौरान उसको सरल रूप में बता देना चाहिए। जहां कहीं भी अपनी कक्ष के अंदर कुछ बातें उसको करवाई जा रही है, अधिकांश शिक्षक के हाव भाव या संकेत या निर्देश बातें दिए जा रहे हैं, तो उसका पालन करना भी उसको सामान्य बालक को, एक दृष्टि बाधित बालक को उसको सिखाना चाहिए ताकि उसमें भेदभाव न हो, उसके साथ अलग अलग विचार न हो, उसमें समानता बनी रहेगी, भाईचारा बने रहेगा, अपने अनुज के रूप में मानेगा, भाई बहनों के रूप में मानेगा, तो अच्छी एक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं साथी। नंबर 8 जहां तक संभव हो। नंबर 8 में क्या आ जाता है? जहां तक संभव हो दृष्टिबाधितों को विद्यालय के सभी क्रियाओं में भाग लेने के लिए जाएं। समस्याओं के प्रोत्साहित होती, कोई समस्या है उसको प्रोत्साहित के रूप में या उसको सहायता करने के रूप में वहां पर जरूर जाना चाहिए, और जहां उसका अवसर भी दिए जाए, उसको एक मान सम्मान के लिए या मेडल के रूप में कुछ न कुछ प्रक्रिया वहां पर चल रही है, तो उसका मान सम्मान है, उसको एक रिलैक्स के रूप में, उसको आनंद के रूप में ऐसा लगे कि हम उस संस्था के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहां पर हमें कुछ न कुछ सीखने के लिए एक खेल के माध्यम से बहुत अच्छा मिल रहा है। तो इसके एक सामान्य बालक या एक अध्यापक की यही भूमिका बनती है कि उसका वो सहायता सहयोग करे। नंबर 9 नंबर में बातें क्या आ जाती है? जो अध्यापक की भूमिका क्या रहती है, इसके रोल के हिसाब से क्या बातें आ जाती है? दृष्टिबाधित बालकों को सामान्य बालकों की भांति अधिगम अनुभव प्रदान किए जाए। क्या है? बालकों को अधिगम अलग अलग सीखने के अपने अनुभव है वो उसके वहां पर प्रदान किए जाए। समस्याओं का समाधान अलग से किया जाए। कोई भी उसको वहां पर अलग से समस्या लगे तो बहुत सारी ऐसी समस्या आ जाती है कि हमारी कक्षा या कक्षरूम कहाँ पर है, तो उसको बैठने के लिए एक सामान्य बालक वहां पर उसके लिए सहायता करेगा, तो उसको दृष्टि बाधित बालक को उसकी कोई समस्या नहीं आती। लेकिन एक अपनी कक्षा के अनुसार बैठा जाए, एक सामान्य बालक बैठ जाता है, उसी तरह ही दृष्टि बाधित बालक उसको बैठ जाने के लिए वहां पर एक सामान्य बालक या एक अध्यापक ही उसकी भूमिका निभा सकता है। दृष्टि बाधित बालक की कोई समस्या आ रही है बैठने में या अपने कक्षा के अंदर सहायक सामग्रियों में, या कोई बाहर से उसको जाने आने के लिए, तो इसके लिए उसका पूरा सहयोग रहता है ताकि उसकी कोई समस्या न आए। तो इसी के साथ ही जो आगे का एक टॉपिक व्यवसायिक निर्देशन, जो व्यवसायिक निर्देशन तो इसके अंदर क्या बातें आ जाती है? दृष्टि बालक है जो एक शिक्षक के रूप में एक सामान्य बालक के तौर पर वहां पर क्या है, दृष्टिबाधित बालकों का शैक्षिक या व्यवसायिक निर्देशन आपस में संबंधित है। इस बात के लिए एक सफल शैक्षिक निर्देशन के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक बात
बातें वो ध्यान में रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए शारीरिक तथा एक मानसिक के तौर पर वह बालक के साथ हम व्यवहार किस तरह कर रहे हैं, किस तरह करना चाहिए। वो एक सामान्य बालक या अध्यापक की भूमिका अनुसार वहां पर एक बातें उसके इच्छा के अनुसार हो जाती है, गुण के अनुसार या उसके विकास या सामाजिक या अभिवर्तियां आदि है उसका अपनी योग्यताओं के अनुसार वहां पर उसका मानसिक के तौर पर सहयोग करना जरूरी होता है। और दूसरी बात, जो निर्देश देने के लिए विभिन्न परीक्षण करने चाहिए। जो एक शिक्षक के द्वारा या सामान्य बालक के द्वारा उसका सहयोग या निर्देश दिया जाता है तो उसका बालक पालन तो करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो जो सामान्य बालक उसके साथ अलग व्यवहार करके, दुर्व्यवहार करके उसने कुछ अलग कुछ सिखाया जाए, ऐसा व्यवहार उसके साथ न करे। लेकिन उसको विभिन्न परीक्षण करने चाहिए। एक सफल निर्देशन के लिए सहयोग अनिवार्य है, क्योंकि जो दृष्टि बाधित बालक है वह एक सामान्य बालक उसका सहयोग करेगा तो उतना ही उसको एक व्यवसायिक निर्देशन देता रहेगा तो वहां पर कुछ न कुछ उसको शिक्षक के रूप में मिलना जरूर पाएगा। क्योंकि एक माता पिता कह सकते हैं या अभिभावक है, अध्यापक है या डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक तथा निर्देशन में सहयोग अनिवार्य है। क्योंकि वहां पर जो डॉक्टर का कह सकते हैं, अभिभावक का कह सकते हैं, अध्यापक का कह सकते हैं और इसमें अपने दोस्त का भी आ जाता है। तो ये सारी बातें क्या है उसका सहयोग करेंगे तो उसको दृष्टिबाधित बालक है उसको कोई समस्या नहीं आएगी। तो कोई समस्या नहीं आएगी तो वह अपने अध्ययन के रूप में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के हिसाब से या विश्वविद्यालय के अनुसार वो अपनी पढ़ाई परिपूर्ण कर लेता है। इसकी कोई समस्या वहां पर नहीं आती है। एक दूसरी बात ऐसा भी पाया गया है कि दृष्टिबाधित बालक जज, वकील या शिक्षक, व्यापारी कुछ भी बन सकते हैं। अतः इनके विकास को रोका ना जाए व इन्हें पूर्ण रूपेण प्रोत्साहित किया जाए तो इसमें इसकी कोई समस्या नहीं आती है। कहा जाता है कि दृष्टिबाधित बालक है एक अध्यापिका की भूमिका के अनुसार या सामान्य बालक के अनुसार वहां पर उसको कुछ न कुछ सिखाया जाएगा तो उसके अनुसार वहां पर ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। क्योंकि एक स्रोत के दोनों का शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में एक संबंध ऐसा हो जाता है या संबंध मानता है वो शिक्षक एक अपने अनुज के रूप में, एक या भाई बहनों के रूप में, अपने दोस्त के रूप में वहां पर साथियों को कुछ न करवाएगा तो वो दृष्टिबाधित बालक है वो उसको अच्छी तरह समझेंगे, लगन से अपनी कक्ष के अंदर अच्छी तरह बातें जो बताई जाएगी टीचर के द्वारा या सामान्य बालक के द्वारा उसका पालन निर्देशन है जो आवश्यक जरूरी है वो जरूर कर पाएगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें आ जाती हैं। जहां तक संभव हो तो दृष्टिबाधितों को विद्यालय में सभी क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो प्रोत्साहित करते हैं तो उसका सहयोग भी वहां पर जरूरी हो जाता है। ये आज की अध्यापक की भूमिका है। तो हमारा टॉपिक आज का पूरे हो गया। धन्यवाद।